नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम पढ़ेंगे अब क्रेब्स साइकिल को डिटेल में। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास के अंदर जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, उस क्रेब्स साइकिल का हमने एक साइकिलिक डायग्राम जो है वो बना लिया था, है ना। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो पहले तो उसको समझ लेते हैं अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से फोल्ड होती है। ठीक है, इस तरह से वो फोल्डिंग लिए हुए होती है। ठीक, ये वाला जो भाग कहलाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कहलाती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है ये ऐसे उंगली नुमा उभार जो दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है इनको? क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमें समझ में आती है ना। अब इसके अंदर की तरफ में यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो आपका पाइरुवेट बना हुआ है, क्या बना हुआ है? पाइरुवेट। ठीक है जी, ये पाइरुवेट एंटर करता है यहाँ पर। ठीक है, और ये सारी रिएक्शन आगे की जो भी क्रेब्स साइकिल की वो यहाँ पर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ये बात समझ में आती है अपने को? ठीक है, तो हम ये कहें कि ये जो क्रेब्स साइकिल की जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शंस कहाँ पर होती है? ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस होती है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई हमारी। दूसरी, इसके अंदर जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट जो एंट्री करता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बना हुआ, ये जो पायरुवेट है कहाँ बना था हमारा? ये बना था ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ये कब बना था हमारा? ग्लाइकोलाइसिस के। तो ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ पायरुवेट इसके अंदर एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ पर ये डिहाइड्रोजिनेट होता है। समझ में आते हैं आपको? मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है, डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है पायरुवेट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट, उसका क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है? CO2 जो है वो बाहर निकल, एक काम तो ये होता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये जो पायरुवेट होता है, इसी का ही क्या हो जाता है? एक डिहाइड्रेशन भी होता है। डिहाइड्रेशन भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर जो मॉलिक्यूल होता है वो भी बाहर निकलता है, जैसा कि हमने अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था। समझ में आ गई बात? यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एसिटिल को एंजाइम। मतलब को एंजाइम्स होते हैं, एसिटिल को एंजाइम तो बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो पायरुवेट होता है, वो पायरुवेट बहुत सारे को एंजाइम से रिएक्शन करता है। ठीक है, मतलब ये समझो आप इसको रिएक्शन के हिसाब से। पायरुवेट जो होता है, ये पायरुवेट यहाँ पर बहुत सारे को एंजाइम्स होते हैं। को एंजाइम कितने प्रकार के बताए मैंने आपको? 5 प्रकार के, है ना, को एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसमें से जो को एंजाइम ए होता है उसके साथ ये जुड़ता है। ठीक है, जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है वो बनता है, ये जुड़ेगा यहाँ पर और फिर वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, और जो पायरुवेट होता है वो कोएंजाइम के साथ में रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के जो कोएंजाइम है, जैसे कि एक तो TPP होता है, एक होता है LP, ठीक है, एक आपका FAD होता है,
एक कोएंजाइम ए होता है, एक NAD होता है, तो लिख देते हैं अपन इनको FAD होता है। एक आपका होता है कोएंजाइम ए और एक होता है आपका TPP हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4, और एक और होता है NAD। ठीक है, ये सब एज ए कोएंजाइम यहाँ पर फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनमें से ये जो पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट यहाँ पर बदल जाता है किसके अंदर, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। क्या बनाता है ये बनाता है एसिटिल कोएंजाइम ए, और यहाँ पर निकलती है बाहर क्या, CO2। ठीक है, ये CO2 यहाँ पर बाहर निकल जाती है। तो ये पहली अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है इसको बोला जाता है, ये पहली अभिक्रिया है यहाँ पर क्रेब्स साइकिल की, जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल की ये पहली अभिक्रिया होती है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये लीजिए, तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होता है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ तक की बात समझ में आती है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में परफॉर्म की जाएगी। पायरुवेट होगा, उसका डीकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, CO2 बाहर निकाली जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बाहर निकलेगा। पायरुवेट जो होगा वो कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन करके एसिटिल कोएंजाइम ए और CO2 को बाहर निकालेगा, और इसमें जो मदद करेगा वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की अभिक्रिया होती है। क्यों, अब देखो आगे का जो क्रेब्स साइकिल है, ये पहली अभिक्रिया है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर बदला जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर पायरुवेट को, जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट को किसमें बदला जा रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर बदला जा रहा है, क्योंकि यही एसिटिल कोएंजाइम आगे चलकर सभी क्रियाएं करेगा, मतलब जो क्रेब्स साइकिल है उसको चलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक अभिक्रिया है क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने वाली। ये पहली अभिक्रिया होती है जिसके अंदर पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम में बदला जाता है। ठीक है, अब इस एसिटिल कोएंजाइम बनने के बाद आपका क्रेब्स साइकिल, या जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, PCA साइकिल बोलते हैं, ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हमारा स्टार्ट होता है रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ PCA या कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की इनकी रिएक्शन जो है, मतलब कोई सा भी साइकिल नाम दे दो आप, इनकी रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन होती है कंडेंसेशन। सबसे पहली रिएक्शन क्या है यहाँ पर, सबसे पहली रिएक्शन है कंडेंसेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, ये रिएक्शन करता है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल, आपका जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, जो बना था हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, इस 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ में ये क्या करता है, अपनी कंडेंसेशन वाली रिएक्शन करता है। ठीक है, अब ये जो कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर कंडेंसेशन किस किस के बीच में हो रहा है, मतलब ये आपस में जुड़ जाते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस ये और कौन बच गया आपका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये हो गया। ठीक है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। समझ में आ गई बात। इनके बीच में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब ये आपस में जुड़ेंगे। कंडेंसेशन का मतलब है
कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएंगे सिट्रिक एसिड। ठीक है, मतलब ये कंडेंसेशन करेंगे और एक बनाएंगे सिट्रिक एसिड, और को एंजाइम यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या बनाया इन्होंने, सिट्रिक एसिड प्लस को एंजाइम जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, बाद में वापस से काम आएगा, लास्ट में हमारे काम आएगा। तो ये सिट्रिक एसिड है, यहाँ पर सिट्रिक एसिड बन गया आपका। ये पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, या आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, इस सिट्रिक एसिड साइकिल की वजह से ही इसको ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। समझ में आ गई बात। ठीक है, दूसरी चीज, इसे ही हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्रेब्स ने बनाया था। ठीक है, कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, चलते रहते हैं अपन आगे, है ना। तो जो भी सवाल आपके दिमाग में आए आप जरूर पूछ लीजिएगा इसी समय पर। चलिए, दूसरी जो अभिक्रिया है इसकी, अब ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल बना, जो सॉरी अपना जो सिट्रिक एसिड बना है, ये बदलेगा किसके अंदर, ये बदलेगा आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। और ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये आगे दूसरी रिएक्शन में काम आएगा। तो अब हमारी नंबर 2 रिएक्शन। ठीक है, नंबर 2 रिएक्शन, नंबर 2 रिएक्शन के अंदर हमारा क्या बना, सिट्रिक एसिड बन गया। जो दो रिएक्शन, नंबर 2 रिएक्शन है वो है आपकी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब होगा कि इसका बदलाव होगा, मतलब रहेगा तो वही प्रोडक्ट लेकिन वो बदल जाएगा, कुछ चीज़ों में वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आइसोमराइजेशन है ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, यहाँ पर 2 स्टेप में ये पूरा किया जाता है। ठीक है, अच्छा अभी देखो क्या क्या बनता जा रहा है हमारे पास में, क्या था, पाइरुवेट था, ये भी हम देखते चलते हैं इधर, है ना। पाइरुवेट के बाद में हमारा क्या बना है, यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम बन गया, एसिटिल कोएंजाइम है। इस एसिटिल कोएंजाइम से हमारा बन गया क्या, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड कब बना ये, जब एसिटिल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में जुड़ गया तो हमारा बन गया सिट्रिक एसिड। हमें इस चीज़ें भी याद रखनी है, जब हम इसे याद रखेंगे तो हमें पूरा साइकिल याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर बदलेगा। पहले ये सिस में बदलेगा फिर आइसो में बदलेगा। ठीक है, तो पहली रिएक्शन में क्या होगा, पहली दो रिएक्शन होंगी। पहली रिएक्शन में क्या होगा, जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड पहले एक एंजाइम होगा, एकोनिटेज एंजाइम। सिट्रिक एसिड जो है वो रिएक्शन करेगा किसकी उपस्थिति में, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है ना, कौन सा एंजाइम है, एकोनिटेज एंजाइम। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये सिट्रिक एसिड बदल जाएगा किसके अंदर, सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर। ध्यान रखना इसका, सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, अब बी में क्या होगा, दूसरी रिएक्शन जो होगी आइसोमराइजेशन। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन है ना, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल ऐसे मतलब कि सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक में बदलेगा, फिर से सिट्रिक एसिड में बदल सकता है। ठीक है, इसी तरह जो ये रिएक्शन है हमारी सिस एकोनिटिक एसिड, ये सिस एकोनिटिक एसिड जो है ये भी सेम एंजाइम, इसको हम बोल रहे हैं क्या, एकोनिटेज एंजाइम। इस एकोनिटेज एंजाइम की ही उपस्थिति में, यहाँ पर तो जल बाहर निकला था, यहाँ पर जल वापस से क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, वाटर इसके अंदर एंटर करेगा और ये बदल जाएगा आपका किसके अंदर, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। इसके अंदर बदलेगा, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर ये बदल जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एंजाइम काम आ रहा है वो सेम एंजाइम काम आ रहा है, एकोनिटेज। पहले सिट्रिक एसिड था वो इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। आप ये कह सकते हो कि जो सिस एकोनिटेज है ये क्या है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है ये,
इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन होता है आपका, आइसोसिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा आपका, आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है, ये आइसोसिट्रिक एसिड यहाँ पर आपका बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये रिएक्शन होती है नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। ठीक है, अब जो तीसरी रिएक्शन है आपकी, वो है आपका ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तीसरी जो अभिक्रिया है आपकी, तीसरी जो रिएक्शन होती है यहाँ पर, वो क्या होती है, वो होती है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। ये भी 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। कितने स्टेप का प्रोसेस है, ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, देखो इसमें जो पहली स्टेप है, जिसके अंदर हमारे पास में क्या बना है, आइसोसिट्रिक एसिड बना है। कैसे बना है, कैसे बना है, देखो यहाँ पर सिट्रिक एसिड था, मतलब वही लिख लो आप चाहो तो। अब याद रखने के लिए जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। पायरुवेट से क्या बना आपका, एसिटिल कोएंजाइम A प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये मिला, और इससे बना आपका क्या, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड से क्या बना, आइसोसिट्रिक एसिड, ये बन गया हमारा लास्ट प्रोडक्ट, यही था आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड हमारा बना है, ये क्या होगा, पहले डिहाइड्रोजिनेट होगा और ये बनाएगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, देखो पहली स्टेप में क्या होगा, पहली स्टेप है आपकी ये, इसके अंदर हमारे पास क्या है, आइसोसिट्रिक एसिड है। ठीक है ना, क्या है, आइसोसिट्रिक एसिड। ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, इसका क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर से बाहर निकलेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, और ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, ये एक एंजाइम है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, 2 वाली रिएक्शन है, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर काम आता है। और ये जो आइसोसिट्रिक होता है, ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोसक्सिनिक, सॉरी ये इसको गलत स्पेलिंग हो गया है, तो ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर ये बदल देता है इसको। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ठीक, अब यहाँ पर NAD काम आता है आपका। NAD कोएंजाइम जो है आपका वो काम आता है, NAD, और ये बनाता है NADH प्लस H। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक NADH मिलता है। हमें यहाँ क्या मिल रहा है, एक NADH। मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे करेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने ATP हमें मिले हैं, तो उसमें ये NADH प्लस भी काम आएगा आप। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुवेट बने थे, 2 बने थे, है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने हैं। तो वो 2 बार ये रिएक्शन चलेगी आपकी इन 2 पायरुवेट से, है ना। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से 2 बार एसिटिल कोएंजाइम बनेगा और फिर आगे उसी प्रकार चलेगा। तो हमें कह सकते हैं कि एक साइकिल में ये से 2 NADPH यहाँ पर बन रहे हो, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड यहाँ पर हमें मिल गया है, तो बी वाली जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, हमारे पास आ गया क्या, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, ये इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और ये जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, तो ये भी डीकार्बोक्सिलेशन के लिए भी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो हाइड्रोजन आयन जुड़ता है और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जो निकला है, ये वापस जुड़ गया है
और ये जुड़कर यहाँ पर इसने क्या निकाल दिया है, यहाँ पर CO2 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जब ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड डी कार्बोक्सिलेट होता है तो ये बनाता है एल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या बनाता है ये बनाता है एल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका बनकर यहाँ पर तैयार होता है, एल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब या तो ये एल्फा कीटो ग्लूटारेट आगे साइकिल में एंटर करता है, और अगर ये एंटर नहीं करता तो ये ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो अगर ग्लूटामिक एसिड बनाएगा तो फिर दूसरी रिएक्शन यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा साइकिल है क्रेब्स साइकिल, तो हम चौथी रिएक्शन के ऊपर मूव करते हैं। नंबर 4 रिएक्शन जो है इसकी, एल्फा कीटो ग्लूटारेट अपने पास बन गया है। अब इसका होगा वापस से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ही होगा, है ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या? सक्सिनिल कोएंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, चलिए अभी देखो क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारे पास क्या है, एल्फा कीटो ग्लूटारेट है। हमारे पास क्या है जी? हमारे पास है एल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ये NAD के साथ में मिलता है। NAD जो है वो कोएंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज कौन सा है वो? तो वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। चाहो तो आप उसको पूरा लिख लो, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। मेन एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो NAD होता है, ठीक है, NAD जो होता है ये यहाँ पर रिएक्शन करता है इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यहाँ पर एक और चाहिए हमें, क्या? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, इसकी उपस्थिति में ये सारा काम होता है। और ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है ये यहाँ पर बनाता है आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्या बनाता है ये बनाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, जो कि एक तरह का सक्सिनिलिक एसिड होता है, इसको हम सक्सिनिल एसिड भी बोलते हैं। प्लस यहाँ पर NAD जुड़ा है तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? NADH बनेगा। ठीक है, अब ये जो NADH है फिर से आप देख लो यहाँ पर एक करेंसी और आपके पास में आ गई है NADH बनकर। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट जो स्टेप आती है हमारी वो होती है आपकी कन्वर्जन। मतलब कि ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम होता है ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड के अंदर। ठीक है, ये भी 2 स्टेप रिएक्शन होती है कन्वर्जन वाली। नंबर 5 रिएक्शन है हमारी कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका होगा? कन्वर्जन किसका होगा? जो हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए है उसका, है ना। यहाँ पर कन्वर्जन किसका होगा? यहाँ पर हमारे पास है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये जुड़ता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में। ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए होता है ये जुड़ता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा एंजाइम जो होता है कोएंजाइम ए वो यहाँ पर एंटर करता है कोएंजाइम ए सिंथेज। कोएंजाइम ए सिंथेज यहाँ पर काम करता है और मैग्नीशियम आयन यहाँ पर फ्यूज आते हैं जिससे हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं सक्सिनिल फॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है ये? सक्सिनिल फॉस्फेट। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है यहाँ पर, ये
कोएंजाइम ए जो है, ये तो यहाँ पर कोएंजाइम ए सिंथेज है, ये सक्सिनिल कोएंजाइम है, ये इस पे के ऊपर फॉस्फेट को एंटर करवाता है। ये जो कोएंजाइम ए सिंथेज है ये इसके ऊपर फॉस्फेट को एंटर करवाता है, ये बन जाता है सक्सिनिल फॉस्फेट। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या होता है यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर वो जो कोएंजाइम होता है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये जो सक्सिनिल फॉस्फेट होता है, ये जो सक्सिनिल फॉस्फेट होता है, ये सक्सिनिल फॉस्फेट यहाँ पर क्या नाम है उसका, जीडीपी, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है ना, देखो सक्सिनिल, यूँ कह सकते हो आप ये कि ये जो वो एंजाइम है ये एक तरह का काइनेज एंजाइम होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक काइनेज एंजाइम। ठीक है, इसको यहाँ पर इसका पूरा नाम भी लिख देते हैं अपन, सक्सिनिल, सक्सिनिल थायोकाइनेज, थायोकाइनेज। थोड़ा ध्यान से समझना बातों को ना, सक्सिनिल थायोकाइनेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये सक्सिनिल थायोकाइनेज, क्योंकि देखो अभी तो ये वाली कहानी चल रही है आपकी यहाँ पर ना, थोड़ा एक चीज, मतलब क्या होता है कि हम जब रिएक्शन पढ़ते हैं ना तो हमें सोचते हैं कि ये रिएक्शन तो हो गई है पूरी, अब जो भी चीज़ है ना वो इसमें काम नहीं आएगी, मतलब जो यहाँ बच रहा है वो इसी में काम आएगा और वो इसमें काम नहीं आएगा, तो ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर ये जो सक्सिनिल थायोकाइनेज होता है एंजाइम, ये यहाँ पर रिएक्शन करवाता है। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन क्या करवाता है, ये जो यहाँ पर जीडीपी होता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, इस गुआनोसिन डाइफॉस्फेट के ऊपर ये जो फॉस्फेट होता है उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है ये सक्सिनिल फॉस्फेट से सक्सिनिक एसिड और जीटीपी। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पर, ये ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है, फॉस्फेट को। ठीक है, तो फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका क्या, सक्सिनिल, सक्सिनिक एसिड, और प्लस में क्या मिल जाएगा हमें, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कहने का मतलब है कि हमारी एक करेंसी जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ सक्सिनिक एसिड मिल गया हमें, और मिल गया हमें क्या, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से होती है, मतलब दो स्टेप वाली रिएक्शन है। पहली रिएक्शन में तो क्या हुआ है कि ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम था इसके साथ में फॉस्फेट को जोड़ा और सक्सिनिल फॉस्फेट बनाया, फिर ये सक्सिनिल फॉस्फेट के साथ में जीटीपी को जोड़ा और सक्सिनिक एसिड को बना दिया, जो आगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन में काम आएगा, जो है डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, रिएक्शन नंबर 6। ठीक है, चलिए कोई सवाल पूछ लीजिएगा। डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, क्या है डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा सक्सिनिक एसिड बना है ये सक्सिनिक एसिड होगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, और ये बनाएगा क्या, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर हमें एक एंजाइम चाहिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, और जो FAD है, जो सक्सिनिक एसिड से जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो जुड़ जाएंगे किसके अंदर, FAD के अंदर, और वो बन जाएगी एक एनर्जी करेंसी, हाई पावर एनर्जी करेंसी FADH2। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मेन चीज जो आपका क्या बना है, हमारा सक्सिनिक एसिड है ना, क्या बना है हमारे पास आया है क्या, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये सक्सिनिक एसिड हमें मिला पहली वाली रिएक्शन से, तो यहाँ पर FAD, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो इसका नाम भी लिख लो आप चाहो तो, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड ये होता है। ठीक है, ये भी एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी होती है भी ऊर्जा है, एक तरीके की ऊर्जा है, इससे भी हमें ATP मिलते हैं जब इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलते हैं, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक एंजाइम है जो काम करता है, इसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, नाम जैसा है वैसा ही लिख देंगे अपन यहाँ पर, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये यहाँ पर काम करेगा आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये बनाएगा क्या, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें फ्यूमेरिक एसिड।
तो ये फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा हमारा। साथ में हमारा ये जो FAD है, ये FAD इससे जो हाइड्रोजन निकलेंगे बाहर यहाँ पर, उन हाइड्रोजन को कैप्चर करके FADH2 बना लेगा। ठीक है, फ्लेविन, एडेनिन, डाई हाइड्रो डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाए। अब जो हमारा फ्यूमेरिक एसिड बना है, इस फ्यूमेरिक एसिड का क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। मतलब इसमें वाटर जुड़ेगा बाहर निकलेगा, जुड़ेगा बाहर निकलेगा, जिससे बन जाएगा ये मैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर हमारी 7। 7वीं रिएक्शन में क्या होगा हमारा, हाइड्रेशन। 7वीं रिएक्शन जो है वो किसकी है, हाइड्रेशन की है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारा जो फ्यूमेरिक एसिड बना है, हमारा क्या बना है जी, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ये फ्यूमेरिक एसिड एक एंजाइम है फ्यूमेरेज। कौन सा एंजाइम, फ्यूमेरेज। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। इसमें पहले तो वाटर को जोड़ेगा और फिर वाटर को यहाँ से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये कभी तो जुड़ेगा कभी बाहर निकलेगा, ऐसा चलता रहेगा। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब बदलता रहेगा, फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड में, मेलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या आपका, मेलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा। तो यहाँ पर जो फ्यूमेरिक एसिड है वो क्या हो रहा है, हाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, और वो मेलिक एसिड बना रहा है, किसकी उपस्थिति में, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे आते हैं लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जो मेलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। रिएक्शन नंबर 8। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन था, अब क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन आ जाएगी। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वही मेलिक एसिड है आपके पास में, यहाँ पर क्या है जी आपके पास में, ये मेलिक एसिड है। ठीक है, मेलिक एसिड का डिहाइड्रेशन होगा NAD एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ पर चाहिएगा हमें क्या, NAD कोएंजाइम, जो कोएंजाइम की फॉर्म में रहता है हमारे पास में NAD। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसे बोलते हैं मेलेट। ठीक है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है, और ये मेलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। तो ये बन जाता है हमारा वापस से जो बंद हुआ था हमारा क्या, तो जिसका इस्तेमाल किया था हमने स्टार्टिंग में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस तरह से हमारा साइकिल जो है वो पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर NAD यूज आया है, तो यहाँ पर फिर से आपका क्या हो जाएगा जी, NADH प्लस बन जाएगा, और प्लस में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हमारी पूरी रिएक्शन होती है साइकिल में। वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंटर कर गया है। ठीक है, तो दोबारा से दूसरे पायरुवेट के लिए ये काम आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है, इस पूर्ण प्रोसेस का परिणाम जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, ये जो मेन फाइनल प्रोडक्ट है, आप उनको एक लाइन से, जैसे मैंने बताया ना कि वैसे लाइन बना बनाकर आप देखते जाइएगा, हर प्रोडक्ट आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो बस मेन प्रोडक्ट हमें याद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। ठीक है, तो देखो अभी हम बात कर लेते हैं नेट रिजल्ट की। ओवरऑल जो रिएक्शन है इसके अंदर नेट रिजल्ट हमें क्या मिलता है। नेट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो देखो पूरी रिएक्शन के अंदर 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिमूव होते हैं। 4 पेयर लिख लो इसको, 4 जोड़ी, 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम, वो क्या होते हैं यहाँ पर, रिमूव, मतलब बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयन पूरा का पूरा जो साइकिल होता है उसके उस वजह से कहाँ से निकलते हैं ये, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है वहाँ पर निकलते हैं। रिएक्शन नंबर 3, 4, 6 और 8 के अंदर कौन सी रिएक्शन में होते हैं, 3, 4, 6 और 8। तो ये क्वेश्चन भी है हमारा, हालांकि पूछते नहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को, कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, तो 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर में। ठीक है,
ये जो हाइड्रोजन आयन एटम यहाँ पर निकलते हैं, ये रिड्यूस करते हैं किसको, रिड्यूस करते हैं किसको, एक तो NAD को, NAD जो प्लस होता है उसको रिड्यूस करते हैं, और एक आपका FAD होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब पूरी रिएक्शन में आप देखोगे तो 3 NAD और एक FAD हमें यहाँ पर मिलता है। ये 3 NAD से NADH बनाते हैं, बनाते ही नहीं बनाते। ठीक है, और ये FAD से क्या बनाते हैं, यहाँ पर FAD से FADH2 बनाते हैं। ठीक है, ये होता है, तो ये भी एक परिणाम है हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर मिलता है एक GTP, एक गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल मिलता है, जो बाद में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ATP में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में, अभी नहीं, रिएक्शन के समय नहीं, बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में। मतलब यहाँ पर यूँ कह सकते हो आप कि एक ATP आपको मिल रहा है। ठीक है, केवल एक ATP मिल रहा है, 3 NADH मिल रहे हैं आपको, और एक FADH मिल रहा है। कुल मिलाकर हमारे पास जो भी कहानी होती है ये होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, 2H2O कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, एक प्रोसेस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर कंज्यूम किए जाते हैं। कंप्लीट ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन करने के लिए, मतलब उसको डिग्रेड करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जो कंज्यूम होते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी दहन क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि एक ग्लूकोज तोड़ा 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज तोड़ा फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करती है डायरेक्टली। ठीक है, नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली। ठीक है, जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, वो ऑक्सीडेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के थ्रू। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं किसके ऊपर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को बार बार ट्रांसफर करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के थ्रू ये प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें कुछ भी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्टली नहीं करती है, इनडायरेक्टली वो भाग ले रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ओनली ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस अकर ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रोसेस नहीं होगा। ऑक्सीजन हटा देंगे तो नहीं होगा, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करती है यहाँ पर। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजेनिक प्रोसेस भी बोल रहे हैं, ऑक्सीजेनिक प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही इसको इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी कितनी मिलती है हमें। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी की यील्ड कितनी होती है। तो मोटी मोटी बात करें हम एनर्जी यील्ड की यहाँ पर, तो हमें टोटल 12 ATP मिलते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, एक मोल जो होता है एसिटिल कोएंजाइम का, वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो 12 ATP आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, ठीक है, ये क्या होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो हमें मिलेंगे 12 ATP। कुल मिलाकर आप कह सकते हो एक मोल एसिटिल कोएंजाइम से हमें 12 ATP यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडाइज होगा तो ही मिलेंगे 12 ATP, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें 1 मोल क्या मिलता है, हमें GTP मिलता है। देखो आप, ये GTP कन्वर्ट होकर कितना बनाता है, 1 ATP बनाता है। देखना अभी कितने बनते हैं ना, 3 मोल जो है हमारे वो बनते हैं किसके, NADH के। ठीक है, NADH के 3 जो है मोल बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, 3, 4 और 8 नंबर की रिएक्शन में, 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर की रिएक्शन में बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 मोल, अब देखो 1 मोल अगर NADH ऑक्सीडाइज होता है, 1 मोल NADH ऑक्सीडाइज होता है तो ये 3 ATP जनरेट करता है। ठीक है, 1 मोल NADH अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है
ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये 3 एटीपी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं अपने को, 3 NADH है, 3 मोल NADH है ना। 3 मोल के कितने एटीपी, 3 3 तिया 9, कितने हो गए, 9 एटीपी हो गए टोटल है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए, 9 एटीपी हमें यहाँ पर मिल गए। देखो 3 मोल मिल रहे हैं, 3 जगह मिल रहा है, 3 नंबर में, 4 नंबर में और 8 नंबर में एक एक मोल हमें NADH मिल रहा है। ठीक है, एक एसिटिल कोएंजाइम से डबल देखेंगे तो डबल हो जाता है, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 NADH मिले। अब एक NADH कितने एटीपी दे रहा है, 3 एटीपी, तो 3 NADH कितने देंगे, 9 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक GTP, एक मोल, यहाँ पर लिख लो आप 3 NADH। ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप कितना, 3 मोल बराबर 3 NADH। तो 3 NADH, एक NADH कितने देता है, 3 देता है, तो 3 NADH कितने देंगे, 9 एटीपी देंगे, सिंपल। ठीक है, अब मिलता है हमें एक मोल क्या, FADH2। अब ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अगर FADH2 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, 1 मोल FADH2 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, तो ये देता है 2 एटीपी। कितने एटीपी देता है भैया, 2 एटीपी। तो FADH2 से कितने मिले हमें, 2 एटीपी मिले। क्यों मिले 2 एटीपी, क्योंकि ये एक ही मिलता है हमें, एक ही मोल है इसका, एक ही FADH2 मिलता है, 3 तो NADH मिलते हैं, एक GTP मिलता है। तो टोटल एटीपी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10 और 2 12। तो टोटल कितने एटीपी मिले, एक बार में 12 एटीपी। 2 बार चलेगा तो 24 एटीपी मिलेंगे। ठीक है, कितने एटीपी मिलेंगे, 24 एटीपी मिलेंगे। अभी कितने मिल रहे हैं, 12। ठीक है, तो यहाँ तक हमें 12 एटीपी जो है वो प्राप्त होते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे पास आ जाती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अगर एक ग्लूकोज का टूटता है तो 24 एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, एक बार में 12, दूसरी बार में 12। तो ये था हमारा क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का ही दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो हमें कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा आपके फूड मटेरियल को। अब दोबारा से हमें जो पंप हाइड्रोजन जो यहाँ पर बन रहे हैं बाहर, 4 पेयर के हाइड्रोजन जो बाहर निकल रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा और हाई एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। ठीक है, तो इसी का ही पार्ट है, मतलब इसी का ही दूसरा भाग है वो। इसी का ही दूसरा भाग का मतलब दोनों पैरेलल चलते रहते हैं, ये एक तरफ चलता रहता है, वो दूसरा अलग तरफ से चलता रहता है। और वो चलता है कहाँ पर, मेम्ब्रेन के ऊपर। वहाँ पर हाइड्रोजन आयन को पंप किया जाता है और एटीपी जनरेट किया जाता है। तो वो जो एटीपी जनरेट होते हैं, क्योंकि एटीपी जनरेट कैसे होंगे, यहाँ तो एटीपी बन ही नहीं रहा कोई, यानी यहाँ तो एक मान सकते हो आपकी एक एटीपी बना है जो जीटीपी से बना, बाकी एटीपी नहीं है। तो इनको सबको एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा और वहाँ मिलेगी हमें कंप्लीट हमारी एनर्जी। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और आने वाले नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कल आने वाला है, क्योंकि आज है 31 दिसंबर और कल से आपका नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल में आपको अच्छे अच्छे जो भी आपने अपने लिए सोच रखा है जीवन में करने के लिए, इस साल के लिए जो भी आपकी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी अचीवमेंट लेना चाहते हो, ठीक है, वो और जो आप पूरे साल में करोगे, वो सारी चीज़ें जो आपने दिमाग के अंदर अपना एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, अपने अपने टारगेट जो फिक्स कर रखे हैं, उनको आप अचीव करें। ठीक है, खुश रहें, खुशहाल रहें और आपका ये जो नया साल है वो मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।